बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 23 IS 33 अर्निंग पर शेयर। अब आपने इसकी कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसकी रिक्वायरमेंट्स में देखें, कहते हैं कैलकुलेट द बेसिक EPS फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव्स। तो मतलब हम लोगों ने 2016 एंड 2017 दोनों के लिए वर्किंग्स करके देनी है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें बताया गया डैफोडिल्स लिमिटेड DL हैड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1600 मिलियन। अब देखिए ये शेयर कैपिटल की वैल्यू गिवन है, जबकि EPS के अंदर आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत होती है। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाने हैं 160 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2015। तो 2016 के स्टार्ट में मेरे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद है। उसके बाद आपको कहा गया कि 16 में आपके पास नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है और 17 का प्रॉफिट आपको बता दिया गया। फिर डिटेल्स ऑफ शेयर इश्यूज, डिटेल्स ऑफ शेयर इश्यूज। ओपनिंग में ऑलरेडी 160 ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद है हमारे पास। अब क्या कहा गया, कहते हैं 25% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई 2016। अब ये डेट्स वगैरह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट रुपीज 18 पर शेयर राइट इशू किया गया एट रुपीज 18 पर शेयर। नेक्स्ट हमारे पास आया बोनस इशू of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016. 50 million right shares were issued on 1st July 2017 at rupees 15 per share. A bonus issue of 15% was made on 1st September 2017 as interim dividend. अब बेटा इस क्वेश्चन में छोटा सा मसला है। वो मसला ये है इसमें कि हमें ना इनकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बताई गई राइट इशू की। राइट इशू कभी भी अपनी ना मार्केट वैल्यू के ऊपर, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट वैल्यू के ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अदरवाइज ये अपनी मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर रहता है। अब हमें ये तो बता दिया गया कि हमने जो 25% राइट शेयर इशू किए हैं वो हम लोगों ने 18 पर शेयर के हिसाब से किए हैं। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक सॉल्व करने के लिए यहां पर हम इसकी मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करेंगे 18, उसके मुताबिक जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास राइट शेयर हुए हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के मुताबिक इसको बनाने के लिए या इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स थी, तो सबसे पहले आप इसको ठीक कर लें कि आपने इसके साथ इसकी मार्केट वैल्यू 18 लिख देनी है, जबकि आपने इसके साथ जो इसकी मार्केट वैल्यू लिखनी है is equal to 25. At 1st July 2017, the market value of the shares is rupees 25. जबकि हमने राइट इशू कितनी अमाउंट के ऊपर जाके किया 15। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब जब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जाएंगे, आप देखें सबसे पहली चीज EPS, बेसिक EPS फाइंड करना है 2016 एंड 17 के लिए। तो अर्निंग्स के ऊपर फोकस किया करें। अर्निंग्स की अगर हम लोग बात करें तो 2016 की अर्निंग 331.67। अब आपने ये देखना है कि इनमें से क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी अर्निंग्स में कोई चेंज आए। तो ना तो राइट इशू की वजह से आपकी अर्निंग्स में कोई चेंज आ रहा होता है और ना ही बोनस इशू की वजह से, और आपके पास सिर्फ ये दो चीजें हैं। हाँ, अगर आपके पास किसी किस्म के कोई प्रेफरेंस शेयर्स होते तो अर्निंग्स में चेंज आता। बात क्लियर? तो आपकी अर्निंग 16 एंड 17 दोनों के लिए ये सेम, आपने इसको एज इट इज रखना था। डन। अच्छा, अब हम लोग चले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इनिशियली कितने नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं 160 आपने लिख दिए, और ये 160 हमारे पास कब से 1 जनवरी 2016 से। उसके बाद चेंज कब आया 1 मई 2016 को। कितना चेंज आया 25% राइट शेयर हम लोगों ने इशू किया है।
अब 25% राइट शेयर ही आपने इशू करवा देनी है। 160 का 25% 40 आपने राइट शेयर इशू करवा दिए। तो इसके बाद आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर बन गए? 200 नंबर ऑफ शेयर आपके पास बन गए। अब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर फाइंड करने के लिए इनको टाइम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 1 जनवरी से लेकर आपने जाना है 1 मई तक, तो कितने मंथ हैं आप लोगों के पास? तो 4/12। तो आपने इसके लिए कितना करना है? 200 के लिए। अब ये 200 आपके पास 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 200 ही है। तो आपने यहां पर टाइम कितना ले लेना है? यहां सॉरी 8/12। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, भूल जाओ कि इसके बाद कुछ हुआ, मतलब उसके बाद 2017 है। क्लियर? आप अगर मौजूद हैं सपोज 2016 31 दिसंबर 2016, क्या आपको कुछ पता है कि 2017 में क्या हुआ? तो भाई आप छोड़ दो, जो कुछ भी आप उसको छोड़ दो, आप इसको जाके फाइंड करो। अब ये देखो, क्या इसके साथ कोई एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई होना है? तो मेरे पास तो सिर्फ एक राइट इशू है। राइट इशू के ऊपर एडजस्टमेंट फैक्टर आता रहता है। क्लियर? लेकिन उस टाइम जब उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी इशुएंस वैल्यू में फर्क हो, तो यहां पर तो मार्केट वैल्यू और इशू वैल्यू सेम है, तो कोई इसकी वजह से एडजस्टिंग फैक्टर नहीं आता। बात क्लियर हो गई? तो आपने मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना एडजस्टिंग फैक्टर, और आपके पास वेटेड एवरेज जो आएगी वो क्या आ जाएगी? यहां से 53.33। अच्छा, और यहां से 200 मल्टीप्लाइड बाई 8/12 133.33। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हो गए? 186.66। ऑलराइट। अच्छा, अब मेरी बात सुने, मैं आपके ना इस काम को बहुत ज्यादा आसान कर रहा हूं कि आपने वहां एग्जाम में बैठे हुए क्या करना है। अब आपको 2016 का जो ईपीएस फाइंड करना चाहिए था वो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था। तो आप लोगों ने जाके सपोज 331.67 डिवाइडेड बाय 186.66 किया, तो आपके पास ईपीएस की वैल्यू क्या आ गई? 1 जो कि आपके इस ईपीएस के साथ मैच नहीं कर रहा। ऑलराइट, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जब आप 2017 में पहुंचे, अब जरा चलें 2017 के पास, 2017 में पहुंचे, ये 2016 था। अब हम लोग 2017 में पहुंचे, तो मेरे पास ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200। ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स 200। उसके बाद देखें, कहते हैं बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2017 एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2000। तो रिकॉर्ड तो 2017 में ही होगा ना। तो यहां पर देखें, हम इसमें 10% लेकर आएंगे 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 220। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक 3 मंथ, 3/12। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई हो जाना है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता रहता है? बोनस इशूड आफ्टर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। तो आप लोग यहां पर देखें 220 आफ्टर एंड बिफोर 200 इज इक्वल टू 1.1। ओके, तो इसने मल्टीप्लाई हो जाना एडजस्टमेंट फैक्टर 1 अब यहीं पे आ जाता है ट्विस्ट, कि हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर 2017 में अगर एडजस्टिंग फैक्टर आ गया है तो ये एडजस्टिंग फैक्टर आपके कंपैरेटिव ईयर्स के ईपीएस को चेंज कर देता है। तो जो हम लोगों ने ईपीएस फाइंड किया ना 1.77, इसने रीस्टेट हो जाना है। गॉट इट? तो यहां पर आपने एवरेज ऐसे ही फाइंड कर लेनी है।
यहां पर अब इसके लिए दो मेथड्स हमने पढ़े थे। पहला मेथड कि आप लोग ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ एडजस्टिंग फैक्टर, या हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने वेटेड एवरेज फाइंड किए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो एडजस्टिंग फैक्टर के साथ। तो भाई आप देखें आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 186 पॉइंट, इनको मल्टीप्लाई कर दें एडजस्टिंग फैक्टर के साथ। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स रीस्टेट होने लगता है। ओके, आपने दूसरी वर्किंग, आपने इसको इस तरह से फाइंड करने के बाद आपने ये वर्किंग शुरू कर देनी है। आपको ये 1.1 यहां से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके हो गया, ये मतलब है कि इजी वे की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। इससे आपके पास 2016 का अपना बेसिक ईपीएस भी आ जाएगा और रीस्टेटेड ईपीएस भी आपके पास आ जाएगा, जो कि 2017 के कंपैरेटिव के तौर पे यूज होगा। क्लियर? और आप ऐसा उसको आंसर कर सकते हैं कि भाई बेसिक ईपीएस ऑफ 2016 इज 1.77, 2017 फाइंड करो फिर उसे दोबारा बताओ बेसिक ईपीएस ऑफ 2016 रीस्टेटेड, ये बात उसको ज्यादा अच्छी लगेगी कि आपने उसको दोनों मेथड बता दिए। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखें, ये चला गया 1.1, यहां पे 220 पे बन। अच्छा, इसको ना आपने यहां पर लिख नहीं देना क्योंकि हो सकता है कोई और एडजस्टिंग फैक्टर हो। आपने मल्टीप्लाई करना सबसे एंड पर है, पहले ये लिखते जाना है कि मल्टीप्लाई करना किस किस को है। अब जब 220 आ गए, 220 नंबर ऑफ शेयर्स कौन सी डेट पर मौजूद है 1 अप्रैल को मौजूद है। 1 अप्रैल से कब तक मौजूद है, तो कितने अरसे के लिए, ये टाइम फ्रैक्शन। अच्छा, और मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 1.1 नहीं आएगा इसके साथ क्योंकि ये 1.1 इसी बोनस के लिए ही था। अब जब बोनस आ चुका है तो इसका एडजस्टिंग फैक्टर खत्म हो चुका है। ये बात क्लियर? अच्छा, ये सोचो क्या कहीं दोबारा एडजस्टिंग फैक्टर तो नहीं। अच्छा, उसके लिए आपने क्या देखा कि भाई ये आपके पास, तो पता चला राइट शेयर्स के लिए हमारे पास एडजस्टिंग फैक्टर आता है तो वो फाइंड करेंगे। अब राइट शेयर का एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आपने उसको कैसे फाइंड करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि राइट शेयर इश्यू कितने की है, इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। क्लियर? ये वो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, जो आपने अपने वर्किंग नोट्स में जाके लिखनी है। और यहां से अब आप लोगों ने देखो किस तरह से इसको लेके चलना है। भाई 270 आप लोग यहां तक पहुंच चुके। अब आपने देखना है इसके लिए भाई राइट शेयर इशू करने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 220। राइट शेयर इशू करने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तो आपने ना इसके लिए 220, ये एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग को वर्किंग कर रहे हैं इसका, आपने लिखना है एडजस्टिंग फैक्टर फॉर राइट शेयर और उसमें जाके सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लेनी है उसमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। आपने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, 220 को मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने उसकी मार्केट वैल्यू के साथ जो उस दिन हो, राइट शेयर इश्यू करने वाले दिन जो मार्केट प्राइस हो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास मार्केट प्राइस क्या थी इस दिन मार्केट प्राइस, तो यहां 220 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 25 और इसमें ऐड करना है राइट शेयर आपने कितने इशू की है 15, किस अमाउंट पर इशू की, सॉरी 50 मल्टीप्लाइड बाय कौन सी अमाउंट पर इशू की है मल्टीप्लाइड बाय 50। क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। आपके पास अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हैं 270। तो देखें एक शेयर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 23.15, जबकि मार्केट में वैल्यू कितनी है, यही इसकी फ्रैक्शन है, कम राइट प्राइस जिसे मार्केट वैल्यू बोला जाता है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो इसके लिए एडजस्टिंग फैक्टर आपके पास क्या हो जाना है 25/23.15।
1.08 एग्जैक्ट वैल्यू 1.08 लिख दें। ओके, तो यहां पर देखें इसने मल्टीप्लाई हो जाना है 1. इसने भी मल्टीप्लाई हो जाना है 1. ऑलराइट, राइट इश्यू यहां पर आकर हुआ है, उससे पहले जितनी भी चेंजेस हैं वो इसके एडजस्टिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगी, तो इससे पिछले वाला साल भी एडजस्टिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। रीस्टेट, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आपने ये देखा है, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सही सही। अब आपने ये देखना है कि 270 नंबर ऑफ शेयर्स कब तक रहे? 1 सितंबर बोनस इशू हो रहा है, तो 1 जुलाई से 1 सितंबर तक, तो जुलाई अगस्त 2 मंथ, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय, अब ये दोनों फ्रैक्शन यहां पे नहीं आएंगे क्योंकि ये राइट इशू भी हो चुका, ये वाला हमारे पास फर्स्ट वाला बोनस इशू और सेकंड वाला राइट इशू हो चुका, ऐसा ही है ना, तो यहाँ पे ऐसी कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी। लेकिन आप ये देखें कि इस बोनस इशू की वजह से 15%, क्या मतलब 270 का 15%, 40, और इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हो जाते हैं? 310.5। अब ये देखें बोनस इशू की वजह से फ्रैक्शन आ जाएगी, ऑलराइट, क्या फ्रैक्शन आएगी? आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, 310.5 डिवाइडेड बाय 270, 1.15, और इसका पता आपको यहां से चल सकता है। बोनस इशू के एडजस्टिंग फैक्टर का पता आपको यहां से चल सकता है कि 15% ज्यादा है तो 1.15, अगर 10% ज्यादा है तो 1.1, अगर 5% ज्यादा है तो 1.05। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब देखें, अब इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, अब इसने भी मल्टीप्लाई हो जाना है 1.15 से, इसने भी मल्टीप्लाई हो जाना है 1.15 से, इसने भी मल्टीप्लाई हो जाना है 1. और पिछले साल ने भी मल्टीप्लाई हो जाना है 1.15। क्लियर? यही वजह थी कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा था, कि मुझे पता चलता है एडजस्टिंग फैक्टर जहां पर एडजस्टिंग फैक्टर आ रहा है बस उधर नहीं मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले सबके साथ हो जाएगा। तो जहां जहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा था सबके साथ एडजस्टिंग फैक्टर आ गया, और यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये देखें कि ये 310.5 1 सितंबर से कब तक? 31 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके साथ सिर्फ इतना करना था और कोई एडजस्टिंग फैक्टर नहीं आना था। क्लियर? अब जाकर इनको जरा मल्टीप्लाई करें, 200 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 multiplied by 1.1 multiplied by 1.08 and multiplied by 1.15, तो ये वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ रही है? 68। अब ये वाली 220 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, जी सेम है 68.31। नेक्स्ट देखें 270 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 multiplied by 1.15, 51 point, and 310.5 multiplied by 4/12, 103 point। अब आपने ना इन चार वैल्यूज को ऐड कर लेना है, $291 weighted average number of ordinary shares for 2017, तो 660.25 डिवाइडेड बाय 291.87, 2017 के ईपीएस की वैल्यू आपके पास आ जाती है, ये लो
क्लियर? तो इसकी वजह से 2016 रीस्टेट हो गया। तो ये देखो कितना 331.67। अब आपने लिख देना है बेसिक ईपीएस ऑफ 2016 रीस्टेटेड, और वो आपने कैसे जाके लिखना है 331.67 डिवाइडेड बाय, और इधर से वैल्यू फाइंड करो 186.66 multiplied by 1.1 multiplied by 1.08 multiplied by 1.15 is equal to 255 पॉइंट, और ये जब करोगे तो रीस्टेटेड ईपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्लियर? और यही काम आप इसके साथ भी कर सकते थे 1.77 multiplied by reciprocal of adjusting factor 1 divided by 1.1 multiplied by 1 by 1.08 multiplied by 1 by 1.15। तो जब आप इसकी कैलकुलेशंस करोगे तब भी 1.30। आई होप कि अब आप लोगों को ईपीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि आपने बुक को फॉलो करना है, आपने अपने नॉलेज को बेस बना के आगे लेके चलना है, तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, और एक सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके चलें ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें और चांसेस ऑफ एरर मिनिमम हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। आप जब इस वे में लेके चलेंगे जैसे हम लोगों ने ये सॉल्व किया, आपका कहीं पर कोई मिस्टेक आपसे नहीं होने वाली। सबसे पहले आप अर्निंग्स के ऊपर फोकस किया करें कि मैं अपने न्यूमरेटर्स को सेट कर लूं। पहले न्यूमरेटर्स को सेट कर लें, वो लिख लें, उसके बाद डिनोमिनेटर्स के लिए वर्किंग के ऊपर चले जाएं, और उसमें आपने सबसे पहला कॉलम बनाना है डेट का। डेट जरूर लिखा करें, डेट एंड डिस्क्रिप्शन के साथ में बताते जाएं कि राइट इशू है, बोनस इशू है, या तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या चीज आ रही है आप साथ में बताएं। फिर आपने शेयर्स के अंदर चेंजेस को देखते जाना है, अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर चेंजेस को, ऑर्डिनरी शेयर्स में आपने वो चेंजेस देखते जाना है। फिर साथ में आपने टाइम फ्रैक्शन लगाना है। शेयर्स के अंदर चेंजेस और टाइम फ्रैक्शन बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बाद में बात आती है एडजस्टिंग फैक्टर की, उसके लिए अच्छी खासी स्पेस छोड़ें। अब आपने एडजस्टिंग फैक्टर के लिए टाइम टू टाइम आगे क्वेश्चन को भी आगे फॉरवर्ड आप लोगों ने सॉल्व करते जाना है, और साथ साथ आप एडजस्टिंग फैक्टर भी लिखते जाए। ऑलराइट, तो एट द एंड आपका क्वेश्चन 100% मार्क्स आपको दे जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24 बेसिकली बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आपके पास बेटा आई कैप में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको जैसी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने वहां पे सॉल्व करने हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, आपसे क्या गया, कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005 इन अकॉर्डेंस विद IAS 33 कंपैरेटिव्स आर। तो मैंने सिर्फ 2005 के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि क्या कुछ गिवन है, कहते हैं DEL is a manufacturing concern specialized in the manufacturing and marketing of home appliances. The profit after tax is rupees 48 million for the year ending 31 December 2000। तो मैंने EPS भी तो 2005 का कैलकुलेट करना है, तो मुझे उसी का ही प्रॉफिट मिल चुका है। अब इस जरूरी नहीं कि यही मेरी अर्निंग्स हो, मैंने क्या करना है कि इसमें देख रहे हैं कि क्या किसी एडजस्टमेंट्स वगैरह की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ें तो कहते हैं द डिटेल्स ऑफ मूवमेंट इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज। अब जैसे आप यहाँ पे पहुंचे ना, तो बेटा उसने बेसिक ईपीएस पूछा था। बेसिक ईपीएस बताने के लिए कितनी लाइंस की आपको जरूरत पड़ जाएगी? 4-5, मतलब एक फ्रैक्शन ही तो लिखनी है। बेसिक ईपीएस की वैल्यू आ जाएगी। क्या आप पहले फार्मूला लिख दें, earnings attributable to ordinary shareholder divided by weighted average number of ordinary shares, जरूर बताओ उससे। क्लियर? फिर आप अर्निंग्स के लिए आ जाएं, इज इक्वल टू, भाई आपको नहीं पता चल रहा 48 में एडजस्टमेंट है या नहीं है, 48 तो लिख दो ना, कोई एडजस्टमेंट होगी प्लस कर लेंगे हम लोग, प्लस माइनस जो करना होगा कर लेंगे। क्लियर? फिर आ जाए वेटेड एवरेज के ऊपर,
तो उसके लिए आप वर्किंग 1 और उसके हेडिंग आ जाए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, और वर्किंग के ऊपर आपने काम करना शुरू कर देना है। अब जैसे ही आप वर्किंग में पहुंचे, देखें आपको पता चला ओपनिंग आपके पास 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो आउटस्टैंडिंग हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ, भाई मुझे यहां पर इनकी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ये 350 है नहीं है कैसा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 350 गलत है, क्योंकि ओपनिंग में जिस शेयर की वैल्यू 350 हो, हम राइट इशू करते हुए उसको 40 का या 30 का या 35 का या 33 का कैसे कंसीडर कर सकते हैं? तो बेसिकली ये 350 नहीं है, ये 35 है। मार्केट वैल्यू ऑफ ₹35 शेयर। लेकिन यहां पर ना मुझे इसकी मार्केट वैल्यू का से कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज किस बात से है कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ओपनिंग में कितने हैं। तो ये देखो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर मैंने 10 मिलियन लिख दिया। ओके, अब ये काम मैं सारा वर्किंग में कर रहा हूं। वर्किंग में गए, फर्स्ट वर्किंग में मैंने वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड किए और ये मेरे पास 10 आ गए। फिर क्या कहते हैं मुझे, कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंसेस एन इश्यू ऑफ राइट शेयर in the proportion of 1 for at ₹40 per share. The entitlement date of the right shares was April 30th, 2005. The market price of the share immediately before the entitlement date was ₹40 per share. अब देखें, अगर मार्केट वैल्यू स्टार्ट में 350 होती है, क्या मैं राइट शेयर और उसकी मार्केट वैल्यू 40 रखता, तो बेसिकली वो 35। ओके हो गई बात। अच्छा यहां पर ना अगर आप लोग देखें इंटाइटलमेंट डेट क्या है, अप्रैल 30th, 2005। क्या इसके अलावा कोई और डेट गिवन है? तो आपके लिए ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात कब होती है, जब अनाउंसमेंट डेट एंड इंटाइटलमेंट दोनों आ जाए, वहां मसले वाली बात होती है। लेकिन इन फ्यूचर अब वो भी आपके लिए मसले वाली बात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा इंटाइटलमेंट डेट लेनी, आपने अनाउंसमेंट डेट नहीं लेनी। कोई भी सिचुएशन हो आपने इंटाइटलमेंट डेट लेनी है, ऑलराइट, और वहां तक अपने नंबर ऑफ शेयर्स को देखना है। तो अब आपको अनाउंसमेंट डेट लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखें, यहां पर है ही इंटाइटलमेंट डेट अप्रैल, तो इट मींस दैट मेरे जो 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 10 मिलियन रहा। कितने अरसे के लिए? तो इसके लिए तो आ जाएगा 4 बाय टाइम फ्रैक्शन। और इसमें देखें कि 1 फॉर 5, तो 1 फॉर 5 किया 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 फॉर 5 इज इक्वल टू 2। तो 2 मिलियन का मैंने राइट शेयर इशू कर दिया, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने बन गए? 12। राइट शेयर के ऊपर एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, लेकिन उस टाइम जब मार्केट वैल्यू और उसकी अपनी इश्यूएंस वैल्यू में फर्क, 40 का शेयर मैंने 40 में ही दे दिया, तो ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है जैसे इश्यूएंस ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस, और इश्यूएंस ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं होता, तो इसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आता। ऑलराइट, अच्छा तो जब है नहीं तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, इसका सिर्फ इतना सा काम था। उसके बाद अगर आप लोग देखें ये सारा काम 2005 में ही चल रहा है। उसके बाद देखें 12 मिलियन, हमने देखना है कि यार ये कब तक हमारे पास रहा, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 1 मई से, 1 मई से स्टार्ट हुआ। कंपनी अनाउंस्ड 2 मिलियन। अच्छा यहां तक जैसे पढ़ लिया था फर्स्ट एंड सेकंड, क्या प्रॉफिट में कोई चेंज आएगा? अर्निंग्स में नहीं आने वाला, इसकी वजह से तो नहीं आने वाला। फिर कहते हैं कंपनी अनाउंस 2 मिलियन बोनस शेयर्स। अब उसने अमाउंट ही खुद बता दी कि कितने बोनस शेयर हम लोगों ने इशू करने हैं, 2 मिलियन फॉर इट्स शेयर होल्डर्स ऑन 1 जून 2005। द एंटाइटलमेंट डेट वाज, तो भाई ये फजूल है, आपने इसको इग्नोर करते हैं। और आपने कौन सी डेट लेनी है? 30 जून 2005। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा देखें, द एक्स बोनस मार्केट वैल्यू पर शेयर वाज ₹। अच्छा यहां पे क्या मुराद है, मुझे बोनस इशू के लिए
ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी वैल्यू पे गया है या उस टाइम पर मार्केट वैल्यू क्या थी। मुझे ये बोनस इशू के लिए जानने की जरूरत नहीं, मुझे राइट इशू के लिए जानने की जरूरत होती है। बोनस इशू कितने शेयर इशू किए, तो यहाँ पर देखें 2 आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए जो एडजस्टिंग फैक्टर होता था आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर 14 डिवाइडेड बाय 12, ऑलराइट, इससे पहले सबके साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा आप देखें ये 12 मिलियन पहले टाइम फ्रैक्शन कब से, 1 मई से कब तक, 1 जून तक, सॉरी 30 जून तक, तो 2/12। अब भैया आपने इसको 2/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके ऊपर जो एडजस्टिंग फैक्टर आया ना बोनस के ऊपर, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14/12 7/6, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, ये बात क्लियर। अच्छा नेक्स्ट गए 14 को ऑनवर्ड लेके गए, कहते फर्दर राइट इशू वाज मेड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 ऑन October 31st 2005 एट अ प्रीमियम ऑफ, मतलब मैंने इशू कितनी अमाउंट के ऊपर किया, 25 के ऊपर। The market value of the shares before the right entitlement was rupees 33 पर शेयर। अच्छा देखें, अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो आपको क्या डेट गिवन है, ये काम 31 अक्टूबर को होगा, एक ही डेट गिवन है, मतलब यही इंटाइटलमेंट डेट है। आपने सबसे पहला काम करना है इस 14 के साथ टाइम फ्रैक्शन लगाना, 14 के साथ टाइम फ्रैक्शन लगाना। अब ये टाइम फ्रैक्शन कब से लगेगा, 30 जून, मतलब 1 जुलाई से लेकर अक्टूबर के एंड तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इसके ऊपर 4/12। ओके, अच्छा अब भाई ऊपर वाली कोई फ्रैक्शन इसके साथ नहीं लगनी, ऊपर वाली फ्रैक्शन इसके साथ नहीं आने वाली, अब तक जितना काम हम लोग कर चुके हैं। अब आपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, 1/4 राइट इशू। तो जब मैंने इसको 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 किया 3.5, तो 3.5 आपने यहां पे लिख लेना है, या आप लोगों ने राइट इशू कर दिया, कितना 17.5। क्लियर। अब जब राइट इशू किया तो पता चल गया इसके लिए एडजस्टिंग फैक्टर है, एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए भाई, एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए आपने वर्किंग टूल ली, उसका एडजस्टिंग फैक्टर आप लोगों ने फाइंड किया, एडजस्टिंग फैक्टर फॉर राइट इशू। अब देखें इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले यहां देखना है कि राइट इशू करने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। अब राइट इशू के लिए मार्केट प्राइस का होना जरूरी है, 33 प्लस राइट इशू कितने शेयर्स का किया और किस वैल्यू पर किया, तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि 15 नहीं लिख देना है, 15 प्रीमियम है, तो 10 रुपए का वैसे एक शेयर था, तो टोटल 25, तो यहाँ पे 25 इशू प्राइस एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू, और वो आपके पास कितने आ गए हैं 17.5। तो यहां से देखें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज 31 तो फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 31.4। ऑलराइट, और यही फैक्टर आप लोग फाइंड कर सकते हैं इस फ्रैक्शन से, इस फ्रैक्शन से कि भाई जिसके पास पहले 4 नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको एक बोनस राइट इशू करना है। तो भाई आप लोग ये 14 है 13.5 इन एक्चुअल वैल्यू ना लिखो, आप यहां पे लिखो कि अगर पहले हमारे पास 4 शेयर्स हों 33 वाले, उसको एक राइट इशू हो रहा है, तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास क्या बन जाते हैं, तब भी यही आंसर है। Got it? 15 का प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता रहता है, पार वैल्यू से एक्सेस अमाउंट,
पार वैल्यू कितनी है 10 रुपीज वो और 15 रुपए एक्स्ट्रा, तो टोटल 25 रुपए। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब ये जो फ्रैक्शन है ना भाई, इसके अलावा सबके साथ लगा देते हैं। क्लियर? ये राइट इश्यू के बाद जो 17.5 बना है इसके अलावा बाकी सबके साथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 33 बाय 31.4 multiplied by 33 by 31.4 and 33 by 31. अब देखिए, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन लेके चले आपके लिए सबसे ज्यादा इजी होगा ये, और आप इजीली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे पहुंचे 17.5, इसके साथ टाइम फ्रैक्शन, ये कब आए 17.5? तो कितने मंथ्स? 2/1। और अब यहां पर देखें तो आपके 12 महीने पूरे हो जाती हैं। 4 + 2 + 4 + 2, पूरा एक साल हो गए हैं आपके पास। क्लियर? इसके साथ कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी लास्ट वाले के साथ। इसके साथ अगर आपने ये काम करते हुए कोई फ्रैक्शन नहीं लगानी, आपने इसके बेटी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फाइंड कर लेने हैं। इन केस अगर इसके साथ फ्रैक्शन आनी है तो नेक्स्ट ईयर वाली आनी है, वो भी इसको रीस्टेट करने के लिए। तो इसकी जो एवरेज आ जाए आपने सिर्फ उसको चेंज करना है। इसके बाद कोई न्यू शेयर है, कुछ है, बोनस इश्यू है, आपने कुछ नहीं करना। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर इनकी वैल्यूज को फाइंड करें, डिटरमिन करें इनकी वैल्यूज को। 4.09, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा 4.09 जी। और आपने खुद से यहां से कैलकुलेशंस करनी है, बुक की कैलकुलेशन नहीं देखनी। जी, नेक्स्ट वन इज 12। ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, पता चले 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 2 पॉइंट। बाकी लोग चेक करते रहेंगे वैल्यूज को। जी, 14 मल्टीप्लाइड बाय 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 33 बाय 31.4 9, ठीक है 9। एंड 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 2.91, तो फिर 2.92 कर दें जी। अब इनको ऐड करें, एंड आंसर इज 14.36। अब क्या प्रॉफिट में कोई चेंज आया था? अर्निंग, वो आपने न्यूमरेटर तो पहले से लिखा हुआ था। अब आप यहां पर जाते, आप लिखते 14.36 और यहां पे कर देते हैं वर्किंग वन। ओके, एंड द ईपीएस इज 3.34। ये आपके पास ईपीएस की वैल्यू आ गई, बेसिक ईपीएस ऑफ 2005। ऑल राइट? अच्छा, अब अगर बेटा आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें तो पहली बात तो आप इसको 2005 कर लें, इसने 15 लिखा हुआ था। और दूसरी बात, यहां पर आकर ना आप इसको 2/12 करें और इसको 4/12, और इनके मुताबिक आपने ये वैल्यूज चेंज कर लेनी है। अब यहां पर वैल्यू आपके पास आ जानी थी 2.45, तो ये वैल्यू गलत है हमारे पास। 2.45 और 4.9, और आपके पास वेटेड एवरेज बन रही है 14.36। आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से ठीक कर देना है। क्लियर? और वैसे अगर आप लोग देखिए, अगर 1 के मुताबिक भी इसको मल्टीप्लाई करके देखें ना, तो मैं कहता 1.27 तब भी नहीं आ रहा। एक मतलब चेक करके देख लो इसकी अपनी कैलकुलेशन। 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/6 मल्टीप्लाइड बाय 33 बाय 31.4। जहां पर उसने 7/6 किया, मैंने वहां पे 14/12 लिख दिया था जी, तो गलत है ना। तो उसकी अपनी कैलकुलेशन भी वैसे यहाँ पे गलत थी, 1 के मुताबिक भी गलत थी। और वैसे यहाँ पे 1 नहीं आना था, यहाँ पे 2 आना था। और नेक्स्ट वाले
4 आने थे। तो इसका सोल्यूशन गलत है, आपने सोल्यूशन इस तरह से बनाना है, ये जो आपके पास है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन से रेलिवेंट? ऑल क्लियर? यस सर। अब बेटा हम लोग एग्जाम्पल 24 के बाद मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 25 भी, कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन HDL's financial statement for the year ended 31st December 2000, show all relevant calculation। अब आपने जब ऐसी बात हो, वैसे भी कैलकुलेशन पे अच्छा फोकस रखना है, लेकिन जब ऐसी बात हो तब कुछ ज्यादा ही अच्छा फोकस रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स ना थोड़े से इंक्रीज होते हैं, 2-3 नंबर ज्यादा होते हैं इसके, और वो 2-3 नंबर वर्किंग में से मिल रहे होते हैं हमें। अब यहां पर देखें क्या है, सिर्फ 2006 के लिए हम लोगों ने बेसिक ईपीएस बता के देने हैं उसे। क्या द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होम डायनामिक्स लिमिटेड HDL, a listed company for the year ended 31st December 2006. Profit after tax for the year is rupees, अच्छा अर्निंग्स के तौर पर याद आएगा। हाँ, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह हो सकती हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे। शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2006 कंप्राइज्ड ऑफ, अब ओपनिंग में हमारे पास 10 million ordinary shares of rupees 10 each having market value of rupees 25 each। अभी के लिए मार्केट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब ये पता चल गया कि मेरे पास इनिशियली कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 million। अच्छा, 1 जनवरी से ये मेरे पास कहते हैं, और इसके अलावा 4 million cumulative preference shares of rupees 10 each entitled to a cumulative dividend of, अर्निंग्स में एडजस्टमेंट्स आएंगे। कितनी एडजस्टमेंट्स आएंगी? क्या 4 मिलियन का 10%? तो नहीं, 4 मिलियन तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनकी अमाउंट का 10%। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 40, 40 मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 4। तो बेटा 4 मिलियन अपने प्रॉफिट्स में से 4 मिलियन मैंने जाके प्रेफरेंस शेयर्स को दे देना है, और ये क्यूमुलेटिव है। मुझे ये बात देखने की जरूरत नहीं है कि भाई अनाउंस हुआ या नहीं हुआ। ऑलराइट, मैंने अपने इस प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लेना है, तो 765 माइनस 4, 765। तो वो जो अर्निंग्स आप लोग कर रहे थे ना, आपने ऐसे ही लिखनी है, 765 माइनस 4, और फिर इसके साथ स्टेरिक बना के, और सिर्फ नीचे इतना लिख देना, प्रेफरेंस डिविडेंड 10%। ओके, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, बस इतनी सी बात उसे बता देना कि ये भाई कहां से आया है 4 मिलियन। और फिर अगर ब्रैकेट्स में लिख दें 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 4, तो क्या ही बात है, राइट? अच्छा, फिर बेटा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की कैलकुलेशन में इसका कोई काम नहीं, इसका काम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, अर्निंग्स को एडजस्ट करने। अर्निंग, हाँ, अगर ये ऐसा होता कि डाइल्यूशन की तरफ लेके जाता तो इसका काम आ सकता था, लेकिन वो भी डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, ना कि बेसिक के लिए। बेसिक के लिए अभी भी कोई काम नहीं था इसका। ओके, नेक्स्ट चलो, कहते हैं ऑन 31 मार्च 2006 HDL announced 40% right shares to its ordinary shareholder at rupees 25 per share। अब देखिए, राइट शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू क्या थी, हमने कितने में दिया, लेकिन क्या कहते हैं, एंटाइटलमेंट ऑफ द राइट शेयर्स वाज, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है, और आपने पहुंच जाना है 31 मई तक, एंटाइटलमेंट डेट तक। ये ना होती तो हम लोग 31 मार्च पे रहते। क्लियर? अच्छा, फिर जब मार्केट प्राइस, अब देखिए भाई 5 माह गुजर गए, क्या अभी भी 25 रुपए का शेयर है? तो क्या कहता है, द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट 31 मार्च को क्या थी, तो जब मैंने 31 मार्च अनाउंसमेंट डेट को कैंसिल कर दिया, तो मुझे 28 भी कैंसिल कर देना था, मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं है। जब मैं यहां से इंटाइटलमेंट डेट ले रहा हूं,
तो मुझे इंटाइटलमेंट डेट ही लेनी चाहिए और उसकी मार्केट वैल्यू। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपने आना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है टाइम फ्रैक्शन के साथ 1 जनवरी से कब तक, कितने, तो 5/12। अब जो एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं ये टाइम टू टाइम मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। मैं यहाँ पे आया, मुझे पता चला 40%, तो 10 का 40% कितना हम लोगों ने इशू किया, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए। तो क्या इसकी फ्रैक्शन के लिए 14/10 कर दूं? नहीं, वो बोनस इशू के लिए होता है, ये राइट इशू है। ओके, इसके लिए 14/10 नहीं कर देना, 1.4 नहीं कर देना। अब इसके लिए क्या करना है भाई, आप 14 एंड 10 एंड 4 के साथ भी फाइंड कर सकते हैं एडजस्टिंग फैक्टर। और अच्छा 40% है तो आप 100 और 40 के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर? आप 14 10 4 के साथ भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। अच्छा, यहां पे हम लोग चले 10 मल्टीप्लाइड बाय 32 मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू 4 मल्टीप्लाइड बाय कितने में किया 25, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ऑल राइट, इज इक्वल टू, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज जी 30। तो इसके लिए हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 30, ओके 16/15। तो जी आपके पास इसकी फ्रैक्शन बन जाती है, एडजस्टमेंट फैक्टर। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर आके अब इसके साथ नहीं, लेकिन इससे पहले वाले सब के साथ ये फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगी। कितनी? 32 क्या ये बात क्लियर हो गई आप सब बच्चों को? अच्छा, यही काम जब बेटा ये परसेंटेज में था तो आप एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स को 100 कंसीडर करते, इसको 40 कंसीडर करते और टोटल को 140 कंसीडर कर लेते, तब भी एक ही बात थी। परसेंटेज में यही है ना कि अगर 100 नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो उसके ऊपर 40% राइट शेयर देना है, तो 40 का दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 140 हो जाएंगे। यही काम आप इधर 10 4 और 14 के साथ करें, तब भी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बिल्कुल सही। ओके हो गई ये बात। अब इसका काम खत्म, आपने नेक्स्ट करना है। 4th पॉइंट पे गए, कहते 2 अगस्त एचडीएल अनाउंस 20% बोनस इशू। बोनस इशू की फ्रैक्शन होती है, एडजस्टमेंट फैक्टर आता रहता है इसका। अच्छा कब? कहते हैं 2 अगस्त। नहीं, फिर कहता है भाई इंटाइटलमेंट डेट 1 अगस्त है। हमने कहा भाई इसको छुपा दो, हमारे किसी काम की नहीं। हम लोग कौन सी डेट पे चले गए, कब से हम पहले कहां मौजूद थे, तो फिर 1 जून से 31 अगस्त, तो जून चला है अगस्त, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12। एंड अब पता चल गया भाई इसके साथ आना है एडजस्टमेंट फैक्टर कितना। कहता है मैंने 20% बोनस इशू किया, तो 14 का 20% डिवाइडेड बाय, मतलब सॉरी डिवाइडेड बाय मतलब टोटल 16.8। अब आते हैं इसके फ्रैक्शन पर। भाई इसका फ्रैक्शन बड़ा इजी होता है फाइंड करना, 20% है तो 1.2, अदरवाइज क्या आफ्टर 16.8 डिवाइडेड बाय बिफोर 14, तो वही 1.2। तो 1 इससे पहले 1.2 एंड 1.2। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों? यहां तक कोई इशू किसी को? क्लियर? अच्छा अब नेक्स्ट चले, 16.8 किस दिन आया, नेक्स्ट 2007 शुरू हो गया। ओके, तो 31 दिसंबर तक लेके चले जाओ, मल्टीप्लाइड बाय 31 नहीं, कितने मंथ्स, अगस्त से ऑनवर्ड 4/12 इज इक्वल, अब जाके एवरेज फाइंड करें जी, एंड द एवरेज इज फर्स्ट में जी, क्या पहले क्या बोल रहा था, पहले 1.2 मल्टीप्लाई नहीं किया था,
5.33 4.22 खाली 2 5.6 and the total is 15.13। अब ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए। अब यहाँ पे देखें ना, अगर मैं कहूं कि भाई बेसिक ईपीएस ऑफ 2006 इज, तो 761 डिवाइडेड बाय 15.13, तो देखो वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास जी, 50.3। लेकिन जी अब क्वेश्चन यहाँ पे गलत है अगर आपने ये बता दिया तो। क्यों? क्योंकि उसने आपको 2007 के बारे में एक एडजस्टमेंट बता दी, तो मतलब 2006 का ईपीएस बेसिक ईपीएस रिस्टेट हो जाना है। तो आप चाहें तो आप इसको लिखें बेसिक ईपीएस ऑफ 2006, फिर लिखें बेसिक ईपीएस ऑफ 2006 रीस्टेटेड ड्यू टू आगे जो भी रीजन हो, बोनस इशू है, राइट इशू है, कुछ भी है उसकी वजह से। तो फिर आपने 761 अर्निंग में तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे इसकी ये जो शेयर्स है ना, आपने इसको लेना है, ये देखिए इस तरह से 761 डिवाइडेड बाय 15.13, इसको मल्टीप्लाई कर देना है एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। किसके? नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट बेटा कैश डिविडेंड का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। 10% बोनस, हाँ ये काम की बात है, तो 10% बोनस इशू है, तो फैक्टर कितना बन जाएगा? तो भाई शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.1। ऑलराइट। अच्छा फिर कहते हैं फाइनल डिविडेंड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर 10%, कैश डिविडेंड इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसे ही ये किया तो मेरे पास देखें रीस्टेटेड ईपीएस की वैल्यू क्या आ जाती है? 45.72। ये देखो ऑलराइट। तो आप लोगों को ना इतनी उलझन वाली वर्किंग्स के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये फाइंड करने की जरूरत नहीं। आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर दिया करें। देखो मैंने 16.8 तक जाके रोक दिया था क्वेश्चन, मैंने इसके ऊपर 1.68 मजीद ऐड करके ये अमाउंट नहीं फाइंड, तो आपने भी खुद को उलझाने की जरूरत नहीं है। आप 31 दिसंबर तक रहें, जो बाद में चीजें हो रही हैं उनका सिर्फ एडजस्टिंग फैक्टर लेकर आ जाना। ओके, वो भी अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, सबको उसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब सारे हो गए हैं फिर। क्लियर? yes. ये क्वेश्चन क्या आज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया? और ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी आपको सही से समझ हमने यही फाइंड की थी ना, ये 30 हमारे पास आ गई थी। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और कोई इशू नहीं था, सिर्फ फर्क ये आ रहा था कि इन्होंने इस चीज को यहाँ पे एडिशनल रखा। भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मुनासिब है कि आप लोग यहाँ तक रहें। अब बेटा मेरे वाले सॉल्यूशन के मुताबिक ये सारी अमाउंट चेंज हैं, उसके रीजन कि मैं 1.1 के साथ इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए ये सारी अमाउंट चेंज आएंगी। तो आपने ये वाली सारी अमाउंट्स फाइंड कर लेने के बाद जो आपके पास 15.13 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.1 कर दो नेक्स्ट ईयर के एडजस्टिंग फैक्टर के साथ, तब जाके आप फाइंड करोगे ना ये आंसर क्या है आपके पास। नहीं 16.64, ठीक है 64। तो अब देखो आपके पास ये देखो यही आंसर है 16.64। ऑलराइट, तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को इजी वे में लेके चलना है। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको ऐसा मेथड बताया जाए जिसमें एक तो आपकी कंफ्यूजन कम से कम हो और दूसरा आपके मार्क्स 100% सिक्योर हो रहे हों।
ओके, तो आपने अपने तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल इसी तरह से करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज।